नमस्कार दोस्तों। विपिन सर ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इतिहास विषय से एक विशेष टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा समाजवाद, साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। इतिहास विषय में यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास के अनुसार देखें तो यह क्लास 10 का दूसरा पार्ट है। एक्सरसाइज 2 से यह पार्ट लिया गया है और बाकी विभिन्न परीक्षाओं में मेंस में लिखते समय इस टॉपिक से प्रश्न आता है या निबंध लिखते समय हम इस टॉपिक पर अच्छे से लिख सकते हैं। उसके लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है। तो बात तब की है जब यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई और हम सभी पढ़े हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वो फ्रांस की क्रांति से। तो फ्रांस की क्रांति ने, इसको हम टॉपिक वाइज ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद जो है यूरोप में सामाजिक एवं आर्थिक सामाजिक एवं आर्थिक सामाजिक एवं आर्थिक सामाजिक एवं अर्थव्यवस्था, आर्थिक नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से संबंधित नए विचार उभर गए। क्या समझ रहे हैं कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में सामाजिक और अर्थव्यवस्था यानी समाज और अर्थव्यवस्था से संबंधित नया विचार आया, जिसने समाज और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समाज एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित नए विचार आए। और वो विचार कौन कौन से आए, तो उनमें से एक विचार है उदारवादी। उदारवादी इसे हम रेडिकल भी कह सकते हैं। रेडिकल ये कैसा विचार है, उदारवाद या रेडिकल? यह वैसा विचार है जो फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व जो समाज था, निरंकुश समाज था, भेदभावपूर्ण समाज था, उसके ठीक उल्टा उदारवाद या उदारवादी विचार जो है यह बताता है कि मनुष्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं धार्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता मनुष्य को दी जानी चाहिए। और इन दोनों स्वतंत्रता, ये दोनों जो स्वतंत्रता थे वो फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व नहीं थी। तो उदारवाद कहता है कि मनुष्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यह कहता है उदारवाद या उदारवादी विचारधारा। क्या नहीं कहता है, तो यह कहता है कि निरंकुश शासन नहीं होना चाहिए। निरंकुश शासन का यह विरोध करता है। कहता है कि भेदभावपूर्ण समाज, निरंकुश शासन कह सकते हैं, भेदभावपूर्ण समाज नहीं। जो राजतंत्र है, राजतंत्र का विरोधी यानी
वंशानुगत वंशानुगत शासन का एक कहता है कि वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए, निरंकुश शासन नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए। यह विचार जो है उदारवाद लेकर आया, और इस उदारवाद का उदय ही होता है यूरोप में। राष्ट्रवाद का उदय जब होता है तब, या फ्रांसीसी क्रांति के बाद। हम यह भी कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में उदारवाद एक कारण है, क्योंकि यह विचार जो है फ्रांसीसी क्रांति का कारण। दूसरा एक नया विचार आया, तो ये हम पढ़े कि एक उदारवाद एक विचार आया, और भी विचार है। जैसे एक विचार हो जाएगा रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, या इसको प्रतिक्रियावादी भी कह सकते हैं। प्रतिक्रियावादी यह क्या है? यह विचार फ्रांसीसी क्रांति के बाद नहीं आया, बल्कि यह पहले से ही चला आ रहा था, पर उदारवाद के सामने इसको हम इसलिए रख रहे हैं ताकि इसे हम समझ सके, क्योंकि यह उदारवाद के रूढ़िवादी या प्रतिक्रियावादी विचारधारा के अनुसार इसका विचारधारा है कि कोई सुधार न हो, यानी सामाजिक, इस विचार के द्वारा क्या होगा, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कानून पूर्व के भांति रहे। इसमें कह सकते हैं कि कोई सुधार न हो, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं, सुधार की आवश्यकता नहीं। यह जो है रूढ़िवादी या प्रतिक्रियावादी विचारधारा का था। उदारवाद का ठीक विपरीत होता है रूढ़िवादी। आज भी हमें ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो पुरानी परंपराओं को मानेंगे या उस परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं, उसमें कोई भी सुधार नहीं चाहते हैं, तो हम उनकी मानसिकता या उनकी सोच या उनके विचार को रूढ़िवादी या प्रतिक्रियावादी कह सकते हैं। और जो सुधार के पक्षधर होते हैं, जो सुधार चाहते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता चाहते हैं, ऐसे विचार को हम उदारवाद या रेडिकल कह सकते हैं। इसके बाद और भी विचारधाराएं, जैसे एक विचारधारा होगा अतिवादी। अतिवादी विचारधारा जो है, उनका कहना था कि केंद्रीयकरण ना हो, केंद्रीकरण न हो। अतिवादी कहता था कि केंद्रीकरण न हो, विशेषाधिकार न हो, विशेषाधिकार न हो। यानी एक तरह से हम देख रहे हैं कि अतिवादी जो है एक तरह से उदारवाद से थोड़ा सा मिलता है, लेकिन उदारवाद जो है न तो ज्यादा अतिवादी है और न ही रूढ़िवादी है, मध्यम मार्ग निकालता है उदारवाद। जबकि रूढ़िवादी एक छोर पकड़ रहा है कि कोई सुधार नहीं होगा, और अतिवादी अति सुधार की मांग करता है, यह केंद्रीयकरण का विरोधी हो जाता है, विशेषाधिकार न हो ऐसी मांग करता है, इसे अतिवादी। ये जो अतिवादी, रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, उदारवादी, ये जो विचारे आ रही हैं, यह सब चर्चा का विषय बना फ्रांसीसी क्रांति के बाद। समाज में नए नए विचार आए, नए नए प्रयोग होने लगे, शासन की नई नई पद्धतियां आने लगी, और इन सब के कारण और कई विचार आए, और उन विचारों में दो विचार और भी हैं। एक है समाजवाद और दूसरा है साम्यवाद। ये क्या है? हमारा टॉपिक ही है समाजवाद और साम्यवाद। तो अब हम एक एक करके समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, इस टॉपिक को समझते हैं।
सबसे पहले हम समाजवाद को समझते हैं कि समाजवाद क्या है। तो हम इसका उत्पत्ति कैसे होता है इसको समझते हैं। तो यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो इसमें नए नए शहर बसने लगे, शहरीकरण आया और इन शहरीकरण में जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित एक नया विचार आया। इसमें मशीनीकरण हो रहा है, मशीनीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। तो उस समय जो अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप आया वो हुआ पूंजीवादी। पूंजीवादी व्यवस्था जो है सामने आई। पूंजीवादी व्यवस्था मतलब जिसमें जो उत्पादन के साधन है, जो मशीन है, जो कंपनियां हैं, उस पर निजी व्यक्ति का अधिकार हुआ, एक नया सिस्टम बना। और इस पूंजीवादी व्यवस्था ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। एक पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, और दूसरा हुआ श्रमिक वर्ग। जैसे जैसे समय बीतता गया यूरोप के देशों ने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, बाजारवाद को बढ़ावा दिया, वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया और उस व्यापारवाद, वाणिज्यवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, मशीनीकरण, शहरीकरण के कारण एक वर्ग, पूंजीपति वर्ग और मजबूत होता चला गया और श्रमिक वर्ग का हालत जैसे का तैसे बना रहा। पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग द्वारा कमाए गए लाभ को हड़प लेता था और उसे दोबारा पूंजी में निवेश करके दोबारा लाभ कमाता था। यानी पूंजीपति वर्ग धीरे धीरे और पूंजीपति होता गया और श्रमिक जैसा था वैसा ही बना रहा या और दयनीय हो गया। इस तरह समाज में समाज का एक तबका, बुद्धिजीवी लोगों का एक तबका जो था वह श्रमिक वर्गों के पक्ष में नए विचार को लेकर सामने आया, या श्रमिक वर्गों को पक्ष में जो बात कही और उसके पक्ष में जो विचार प्रस्तुत किया उस हिसाब से एक नया विचार आया, समाजवाद। समाजवाद का कॉन्सेप्ट ही था पूंजीवाद के विपरीत। यानी पूंजीवाद जहां उत्पादन के साधन में निजी व्यक्ति का समर्थन करता है, वहीं समाजवाद एक विचार लाया जिसमें उत्पादन के साधन में सरकार का हस्तक्षेप हो या उत्पादन के साधन पर सरकार का वर्चस्व हो, उत्पादन के साधन पर सरकार का कब्जा हो। इस विचार को समाजवाद कहा गया। तो ये समाजवाद जो विचार है कौन लेके आया, तो इसको समझेंगे कि समाजवाद का जो विचार है वह एक उद्योगपति, इंग्लैंड के एक मशहूर उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवन। उन्होंने ही अपने श्रमिकों के हित में कुछ सुधार किए, श्रमिकों को अच्छे घर बनाए, श्रमिकों के लिए शौचालय की सुविधा दी, श्रमिकों का घंटा तय कर दिया, श्रमिकों के लिए उसका वेतन बढ़ा दिया, श्रमिकों को इंश्योरेंस दिया। इन सबसे श्रमिक खुश हुआ और श्रमिक के से जो उत्पादन होता था उसमें वृद्धि हुआ। तो इन्होंने एक नया विचार प्रस्तुत किया जिसे समाजवाद कहते हैं। समाजवाद के दो भागों में बट गया, एक प्रारंभिक समाजवाद और एक बाद के समाजवाद। प्रारंभिक समाजवाद यानी कार्ल मार्क्स के पहले जो समाजवादी थे, एक वो समाजवाद और एक कार्ल मार्क्स के बाद वाले समाजवाद। यानी समाजवाद को हम दो भागों में बांटेंगे। समाजवाद जो है दो भाग, पहला भाग होगा कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के पहले समाजवाद, और दूसरा होगा कार्ल मार्क्स के बाद समाजवाद। इन दोनों को हम लोग बारी बारी से। कार्ल मार्क्स के पहले जो समाजवादी थे उन्हें हम स्वप्नदर्शी
दर्शी समाजवाद का, स्वप्नदर्शी समाजवाद कर सकते हैं, इंग्लिश में इसे यूटोपिया कहा। इन्होंने एक ऐसा समाज का कल्पना किया जो संभव ही नहीं था, जो कभी भी संभव नहीं था। इन्होंने जो ये दो वर्ग है, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, इन्होंने कल्पना किया कि ये दोनों आपस में मिलकर इस समस्या का हल करें। वर्ग, इन्होंने कहा कि वर्ग समन्वय, वर्ग समन्वय द्वारा जो है समाज, श्रमिक वर्ग का भला का बारे में सोचा जाए, श्रमिक वर्ग के स्थिति में सुधार किया जाए, ऐसे जो कल्पना लेकर आए, इसको कहा गया स्वप्नदर्शी समाजवाद, यानी कार्ल मार्क्स के पहले वाले समाजवाद या प्रारंभिक समाजवाद। दूसरा आता है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने जो विचार दिया, कार्ल मार्क्स के बाद जो विचार आया उसको लेकर आया। इसको कौन लेके आया? तो इसका नाम हो जाएगा हमारा रॉबर्ट ओवन लेके आए, और इसको लेके आए कार्ल मार्क्स और एंगल्स। दो व्यक्ति थे, एक कार्ल मार्क्स और एक एंगल्स। इन दोनों ने जो लाया उसको कहा गया कि कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद, और इसको साम्यवाद कहा गया। इसको कहा गया साम्यवाद, या इसको भी कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद यह क्या कहता है? यह कहता है कि वर्ग समन्वय नहीं, बल्कि वर्ग संघर्ष के द्वारा, वर्ग संघर्ष के द्वारा हम समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं, साम्यवाद की स्थापना कर सकते हैं। वर्ग संघर्ष का बात कहा है कार्ल मार्क्स ने, और जो पहले के जो समाजवादी थे उन्होंने वर्ग समन्वय का बात कहा। तो कार्ल मार्क्स जो है, उन्होंने एक किताब लिखा था कार्ल मार्क्स, जिनको दास कैपिटल कहा। दास कैपिटल जो बुक है, वो लिखे हैं कार्ल मार्क्स ने, और इसको समाजवाद का बाइबल कहा जाता है। समाजवाद का बाइबल। कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी में पैदा हुए थे, ध्यान रखना। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को आर्थिक दृष्टि से लिखा। कार्ल मार्क्स ने बताया कि इतिहास में जो भी घटनाएं होती हैं उसका कारण आर्थिक होता है, न कि राजनीतिक होता है। और कार्ल मार्क्स ने पूरे इतिहास को 5 भागों में बांट दिया, जिसको उन्होंने नाम रखा। 5 नाम जो इस प्रकार हैं, उनका नाम है, पहला आदिम साम्यवादी युग। दूसरा उन्होंने नाम रखा दास्ता का युग। तीसरा है सामंती युग। चौथा पूंजीवादी, और 5वां समाजवादी। और 6वां बोले, 5 भागों में बांटा, और उन्होंने बताया कि 6वां चरण आएगा, भविष्य में आएगा, जिसका नाम होगा साम्यवादी। इन्हें तो उन्होंने क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 5 भागों में बांटा, आदिम साम्यवादी युग, दास्ता का युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग और समाजवादी। और 6वां बोले कि भविष्य में एक और युग आएगा जो साम्यवादी युग होगा, जिसमें न कोई वर्ग होगा, न कोई राज्य होगा, केवल क्या होगा, वर्ग विहीन समाज होगा, राज्य विहीन समाज होगा, जो संभव नहीं। इसके बाद मोटे तौर पे उन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, एक प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन काल में उन्होंने बताया कि गुलाम और स्वतंत्र व्यक्ति में संघर्ष होता रहा है। जैसे जो वर्ग संघर्ष की जो बात कहे हैं, तो उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में स्वतंत्र व्यक्ति और गुलाम व्यक्ति के बीच हमेशा संघर्ष होता रहा है। मध्य काल में सामंत में और किसान, यानी जमींदार में और किसान में जो है द्वंद्व होता रहा है।
संघर्ष होता रहा है और आधुनिक काल में जो है पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में संघर्ष हो रहा है। इस तरह मोटे तौर में उन्होंने बताया कि इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का रहा है और यह वर्ग संघर्ष जो है दो वर्गों में होता है, दोनों का हितों का टकराव होता है, इसलिए वर्ग संघर्ष होता है। तो इस तरह कार्ल मार्क्स का जो विचार है उसे ही साम्यवाद कहा जाता है। यानी एक तरह से समाजवाद और साम्यवाद में, साम्यवाद समाजवाद का अगला कड़ी है जिसमें वर्ग विहीन समाज की बात होता है, राज्य विहीन का समाज का बात होता है। या समाजवाद को परिभाषित करते समय हम यह भी बता सकते हैं कि समाजवाद समाजवाद का अगला रूप जो है साम्यवाद कहलाएगा। इसमें वर्ग विहीन समाज और राज्य विहीन समाज की चर्चा होगा और इसे कार्ल मार्क्स द्वारा बताया गया है। कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद का जो फिलॉसफी है उसे ही साम्यवाद का नाम दिया गया। तो इस तरह हम समझें कि समाजवाद और साम्यवाद क्या है। समाजवाद में जो है उत्पादन के साधनों पर जो है सरकार का या जो है समाज का अधिकार बताया जाता है और साम्यवाद में यह अधिकार जो है कैसे लिया जाएगा इसे बताया जाता है। समाजवाद जहाँ वर्ग समन्वय की बात करेगा, साम्यवाद वहीं वर्ग संघर्ष का, क्रांति का बात करेगा और वर्ग विहीन समाज क्रांति के द्वारा बनेगा, इसे साम्यवाद का दर्जा दिया जाएगा। तो अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो सिद्धांत आया समाजवाद साम्यवाद, इससे क्या यह सिद्धांत ही रह गया या कोई देश में इसको अपनाया गया। तो सबसे पहले जो है समाजवाद पर आधारित जो है सरकार बनी थी रूस में 1917 की क्रांति के बाद। तो इसी टॉपिक से संबंधित हमारा अगला टॉपिक रहेगा, अगले वीडियो में आएगा कि रूस की क्रांति कैसे हुई और वहाँ की सरकार कैसे बनी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।